के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिकी टैरिफ पर संसद में हंगामा। भारत पर अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद में मकर द्वार के सामने किया विरोध प्रदर्शन। संसद में वक्फ बिल पारित होने के बाद आज पहला जुम्मे की नमाज से पहले शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। उत्तराखंड में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार, ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम रहेगा शुष्क, पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में किया स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन। कहा, भारत ने जो हासिल किया है उस पर मुझे बहुत गर्व है। यूपी के बरेली में आगामी रामनवमी और नवरात्रि के मद्देनजर शहर में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस शहर में कर रही मार्च। भारत पर अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेताओं में आक्रोश बना हुआ है, जिसको लेकर दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने संसद में मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस सांसद मणिकांत टैगोर ने कहा कि हम मांग कर रहे हैं कि मंत्री आकर अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर बयान दे। टैरिफ का ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसका ऊपर हम लोग डिमांड करते हैं मंत्री का आके स्टेटमेंट देने में। कल विपक्ष का नेता ने उसका बारे में उठाया पार्लियामेंट में, बट जवाब नहीं दे रही है सरकार। इसका खिलाफ हम दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसे चलते राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आज दिल्ली जो पोल्यूशन ग्रस्त है उसको रोकने के लिए ये एक लड़ाई है। इट इज वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन। और जब आप वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन का मतलब है कि हर तरीके से लड़ना होगा, जमीन पर भी लड़ना होगा, आसमान पर भी लड़ना होगा और जमीन से नीचे जाकर भी लड़ना होगा। इस सोच के साथ हमारी दिल्ली की सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में और देश के प्रधानमंत्री जी का जो विजन उस पर काम कर रही है। आज हमने एक डिसीजन ये लिया कि हम एक ट्रायल बेसिस के ऊपर दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग से रेन बरसात कराएंगे। हमारा पर्पस ये है कि आने वाले दिनों में, और ये पर्पस खाली उस वक्त के लिए ना हो जब बहुत एक्सट्रीम में यहाँ पोल्यूशन हो जाता है। हम चाहते हैं कि एक बार हम एक ट्रायल करें और ट्रायल के बाद हम जब भी ग्रैब के ऊपर आने की बात आए तो हम अपनी कोशिशें लगातार उसमें करें कि हम किस तरह से क्लाउड सीडिंग से बरसात करा सकें। हमारा फर्स्ट फेज में जो हम चाहते हैं कि ट्रायल के दौरान एक छोटे पोर्शन में किया जाए, उससे जो उसकी बरसात का पानी भी लिया जाए और बरसात का जो वाटर है उसकी ये टेस्ट किया जाए कि उसके अंदर कोई ऐसे हैजर्ड्स कोई तो नहीं है जिसके अंदर कोई ऐसा कोई पानी के अंदर ऐसा केमिकल जो लोगों के लिए खतरनाक हो सकता हो, तो उसको भी हम पहले प्रॉपर जांच लें। और अगर हमारा ये सक्सेसफुल रहता है ट्रायल, तो फिर हम आने वाले दिनों में इसको दिल्ली की सराउंडिंग्स के अंदर कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिममाइज इसको यूज़ कर सकें हम करें। दिल्ली एक मेथड है दिल्ली को वर्स्ट सिचुएशन में जब पोल्यूशन में आती जाती है उससे पहले उसको रोकने का, और उसके दौरान भी हम कोशिश करेंगे क्योंकि क्लाउड्स के लिए एक मिनिमम क्लाउड सीडिंग के लिए भी मिनिमम क्लाउड एरिया चाहिए। उसके साथ उसमें जो है ड्राइनेस इतनी ज़्यादा ना हो, मॉइस्चर का एक लेवल होना मैंडेटरी है, जरूरी है, मतलब जिसमें कम से कम उतना होना चाहिए। वो कब होगा, कैसे होगा, ये तो नेचर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश उसी तरह से होनी चाहिए कि हम वॉर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, जब वॉर में जाके लड़ते हैं तो उसी सोच के साथ हम लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली को क्लाउड सीडिंग के माध्यम से रेन करा के दिल्ली का पोल्यूशन कम किया जाए। हमारी ये भी कोशिश है कि सबसे ज़्यादा गर्मी जब मई में रहती है तो उसी दौरान हम इसको एक्सपेरिमेंट करें। तो अगले महीने के अंदर हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए हम पूरी परमिशंस लेकर उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम डीजीसीए के साथ और हमारी जो कानपुर आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर वो ही एक बार डिसाइड करेंगे कि कौन सा एरिया होना चाहिए, क्योंकि वो वीआईपी जोन से बाहर होना चाहिए। कौन सा एरिया होगा, कहाँ पे उनको लगता है कि ज़्यादा पानी हम बरसात का कलेक्ट कर पाएँ, कहाँ पे हम उसको टेस्ट ज़्यादा बेटर कर पाएँ, वो हम एक जब हमारी अपनी फाइनल रिपोर्ट पुट अप करेंगे कैबिनेट नोट में, उसमें तब तक हम इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन बेसिक यह है कि दिल्ली के आउटर दिल्ली में कहीं हम इसको
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना में भूखंडों के पंजीकरण का उद्घाटन किया, जो 6,500 करोड़ रुपए की लागत से 785 एकड़ में प्रस्तावित है। 20 वर्ष उपरांत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेहतरीन कार्य योजना के साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नई आवासीय योजना के शुभारंभ के अवसर पर मैं पूरे लखनऊ वासियों को और आने वाले समय में उन सभी महानुभावों को जो इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं, उन सभी को मैं हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लगभग 800 एकड़ क्षेत्रफल में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से इस बड़ी आवासीय स्कीम को लाने में सफलता प्राप्त की है, और वह भी लखनऊ में जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़दीक हो, एक्सप्रेसवे और लखनऊ रिंग रोड इससे जुड़ती हुई हो, एक इंटीग्रेटेड टाउन प्लानिंग के तहत वहां पर एजुकेशन के एक हब के रूप में स्थापित करने के लिए भी 100 एकड़ से अधिक भूमि आरक्षित की गई हो, और हर एक तबके के लिए वहां पर हाईराइज आवासीय सुविधा के साथ साथ खाली प्लॉट भी उपलब्ध करवाने देने की व्यवस्था वहां पर की गई हो, एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है। लोगों को अच्छे आवासीय सुविधा प्राप्त हो, ईज ऑफ लिविंग बेहतर हो, यह डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में इस दिशा में देश के अंदर बड़े कदम बढ़ाए हैं। आवासीय क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को ला करके इसे अत्याधुनिक स्वरूप देने के साथ साथ समय से पूर्व उपलब्ध कराना और सस्ते आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना, ये आज की आवश्यकता है। खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां हुबली धारवाड़ को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। शुक्रवार को कुल 505 संदिग्ध नशेड़ियों की पहचान की गई और उनकी मेडिकल जांच की गई, जिनमें से 197 लोग नशे का सेवन करते पाए गए। वहीं मामले की जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने बताया कि उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 46 मामले दर्ज हैं। ಅವಳಿ ನಗರವನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ದಾಖಲಾದಂಥ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಮಾರು 505 ಜನರನ್ನು ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ರಗ್ ಕಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನು ಕಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ಡಿಮ್ಹ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 197 ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 40% ಅಷ್ಟು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದಲ್ಲ, ಇಂಥವರು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40% ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ 197 ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 46 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಸಸ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.
ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಟ್ಟು 5ನೇ ಡ್ರೈವ್ ಇದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ 4 ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 65% ಅಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ 4ನೇ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 28% ಬಂದಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಂತಹ ಶಂಕಿತ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಸುಮಾರು 2,000 ಜನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000ದಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು FIRಗಳನ್ನ ನಾವು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿದ್ದು 505 ಜನರನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ 197 ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 46 ಪ್ರತ್ಯೇಕ FIRಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಇವ್ರು ಯಾರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದು ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವಳಿ ನಗರವನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಮ್ಸು, ಡಿಮ್ಹ್ಯಾನ್ಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ತಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ, ಭಾಳ ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮವರು ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಂಕಿತ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 0 ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 505 ಜನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಟರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಯಾರೇ ಅಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಏನಿದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಗೋವಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂಬೈ, ಪೂನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. 1,000ದಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದರು. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಅಭಿಯಾನ ಇದು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಈ 500 ಜನ ಶಂಕಿತ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. 1 ವಾರ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು 505 ಜನರನ್ನು 0 ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 197 ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು. ಪೆಡ್ಲರ್ಸಿಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸುಮಾರು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಡ್ಲರ್ಸನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೂ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ದುರಂತ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಿಗಳು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋವಂಥವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ದಿನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ನಗರವನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು 18-20 ಲಕ್ಷ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 505 ಜನರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ 0 ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, 0 ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, DG ಅವರು, ADG ಅವರು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸೂಚನೆ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸರ್, ತಾವು ಗಾಂಜಾ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಗಾಂಜಾ ಮೂಲ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬೀದರ್ ಮೂಲದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಬೀದರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೆಲಂಗಾಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೂಲ ಹುಡ್ಕೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ. खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर पश्चिम बंगाल के हुगली से है, जहां बंगाल शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को मंजूरी दी, जिसके बाद राज्य में करीब 26,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी, उन शिक्षकों की नियुक्ति समाप्त हो गई है। जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने वीरवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि हो सकता है कि कुछ आयोग भर्तियां हुई होगी जो जांच का विषय था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने योग्य लोगों का भी नौकरी पर फैसला सुना दिया है। वहीं आज हुगली जिला युवा बीजेपी ने योग्य शिक्षकों के समर्थन और ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला। বিক্ষোভ মিছিল এবং অবরোধ। দেখুন, আমরা দেখেছি দীর্ঘদিন ধরে যারা আপার প্রাইমারি ছিলেন তাদের চাকরি নিয়ে কি ধরনের টানপ্রন চলছে। কোর্ট বারংবার বলেছিলেন বর্তমান যে রাজ্য সরকার রয়েছেন তাদেরকে যে আপনারা যাদেরকে ঘুষের বিনিময়ে চাকরি দিয়েছেন তাদের তালিকা আমাদের দিন, তাহলে আমরা যাদের তালিকা দেবেন তাদেরকেই আমরা এই চাকরি থেকে বরখাস্ত করব। কিন্তু বারংবার তাদেরকে চাওয়া সত্ত্বেও তারা কোনো রকম ভাবে এর সুরাহা করেননি। তারা চাইলেই করতে পারতেন। আর এই বর্তমান সরকারের জন্যই আজকে টোটাল 26,000 চাকরি প্রার্থীদের তাদের চাকরি খোয়াতে। এর দায় কে নেবে? মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া এর দায় কে নেবে? কারণ মুখ্যমন্ত্রী চাইলেই তো পারতেন এটাকে শনাক্ত করতে, আলাদা করে, কিন্তু তিনি কেন করেন? তাই এই 26,000 চাকরি বাতিলের জন্য আমরা অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ চাইছি। আর যদি মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ না করেন আমাদের লড়াই সংগ্রাম চাকরি প্রার্থীদের সাথে থেকে জারি থাকবে। যে সময় এই দুর্নীতি হয়েছিল সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর একদম ছায়া সঙ্গী ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, এখন আপনাদের বিজেপিতে, তাহলে কি তিনিও এই দুর্নীতিতে যুক্ত নেই? দেখুন, আমার কথা যে যিনি যদি প্রমাণিত হন তিনি হবেন, যে দোষী হবে তার জন্য কোনো ছাড় নেই আমাদের কাছে। আজকে যদি আপনি যেটা বলেন সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে এতদিন কেন মুখ্যমন্ত্রী তার মন্ত্রিসভায় ছিলেন, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কেন তিনি সরব বলেন না? আর আজকে আমরা যারা সরব হয়েছে আমাদের তথ্য প্রমাণ নিয়ে সরব হয়েছি, করতে তথ্য প্রমাণ নিয়ে সরব হয়েছে, কেন মুখ্যমন্ত্রী সেটা শনাক্ত করলেন না? দায় কাকে নিতে? অবভিয়াসলি মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে। কেন প্রশাসনিক শহর উঠতে কে বসে আছেন? মুখ্যমন্ত্রী নিজে বসে আছেন। আর তার আঙ্গুলি হেলানো ছাড়া এই 26,000 নিয়োগিত দুর্নীতি হয়েছে, তার আঙ্গুলি হেলানো ছাড়া হতে পারেন। তিনি এর কাছ থেকে মধু খেয়েছেন আর এখন অস্বীকার করছেন, এটা কোনোদিনই সম্ভব নয়। তাই এই 26,000 চাকরি প্রার্থীর ভবিষ্যৎ কি হবে?
আজকে যে অবস্থা রয়েছে, আজকে কোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন তাদের বেতন ফেরত দিতে হবে, বেতন ফেরতের সঙ্গে সঙ্গে 12% ছুটি ইন্টারেস্ট সহ ফেরত দিতে হবে। তো এই চাকরি প্রার্থীরা কোথায় যাবেন, কি করবেন? আজকে যদি এই চাকরি প্রার্থীরা আত্মহত্যা করেন, আত্মহত্যা হবে না, এই যে গণহত্যা হবে, এই গণহত্যার দায় কে নেবেন? মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কালকে কিন্তু আশ্বাস দিয়েছে 1 লক্ষ চাকরি কিন্তু তিনি পাশে আছেন, 1 লক্ষ এখনো শূন্যপদ রয়েছে, তিনি কিন্তু সেটার বিবেচনা। আরে তিনি তো আছেন অনেক কিছু, তিনি বলছেন বাংলা শিল্প আনতে যাবেন, আজকে গেলেন লন্ডনে, এসে সঙ্গে সঙ্গে কি দিলেন? 26,000কে বিসর্জন দিলেন। তিনি ভোটের আগে কি বলেছিলেন? ডবল চাকরি দেবেন, আর আমরা কি দেখছি? ডবল ভিখারি তৈরি করছেন গ্রামে গঞ্জে। আজকে দেখুন, কালকে ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা ওয়েস্ট বেঙ্গল জুড়ে কত হাজার স্কুল বন্ধর দিকে চলে যাচ্ছে। এক একটা স্কুলে যদি 10 জন 15 জন করে শিক্ষক যদি চাকরি বাতিল হয়, তাহলে সেই স্কুলটা কিভাবে চলবে? তিনি তো একটা প্রজন্মকে মারেননি, তিনি তো হাজার হাজার প্রজন্মকে মেরে গেছেন। আজকে যারা স্কুল কলেজে পড়ুয়া রয়েছেন তাদের ভবিষ্যৎটা কি হবে? যদি স্কুলটা বন্ধ হয়ে যায়, সেই সব হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পড়ুয়াদের অবস্থা কি হবে? চিন্তা করুন আপনাদের, তাদের ভবিষ্যতের সিকিউরিটি কে নেবেন মুখ্যমন্ত্রী? अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छुरिया स्थानीय विमान गृह में बीजेपी प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा समेत कई नेताओं की उपस्थिति में आगामी 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा ने कहा बूथ स्तर में बीजेपी स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। प्रदेश संगठन के माध्यम से 6 अप्रैल स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर में मनाने जा रहे हैं। उसी की तैयारी के लेकर हम सब लोग आज छुरिया मंडल में बैठक में उपस्थित थे, क्योंकि प्रदेश में इसका अलग अलग टीम बन चुके हैं, प्रदेश में, जिले में, मंडल में, और 6 अप्रैल स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल तक हम सब लोग को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती तक हम ये कार्यक्रम करना है। 1 सप्ताह तक अलग अलग पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 6 अप्रैल को हम सब लोग अपने अपने घर में बूथ में झंडारोहण भी करना है। साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना को लेकर आम जनता के बीच में जाना है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी के सुशासन की सरकार, जो हितग्राही मूलक काम भारतीय जनता के बीच में हम सब लोग अलग अलग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 8 और 9 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी सक्रिय सम्मेलन करना है, क्योंकि हमारे सक्रिय सदस्य जो बने हुए हैं उसको भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांत के साथ जोड़कर अलग अलग विषय प्रतिपादन करना है, सम्मेलन है। साथ में हम सबको गांव चलो अभियान, बस्ती संपर्क अभियान है। भारतीय जनता पार्टी 10 और 11 अप्रैल के बीच में हम सबको संविधान दिवस के विषय को लेकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के विषय को लेकर और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के जो विषय को लेकर हम सब लोगों को इस बस्ती संपर्क अभियान में जाना है। हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी जाएंगे, सभी कार्यकर्ता बस्ती संपर्क अभियान में कार्यक्रम में जाना है। साथ में हम सबको 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती, जहाँ हमारे मूर्ति है, अनावरण है, उसको माल्यार्पण करेंगे। साथ में संगोष्ठी करना है, बड़े बड़े कार्यक्रम करके उस देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो केंद्र सरकार में उस वर्ग के लिए जो काम किए हैं, उस वर्ग के विषय को लेकर भी हम सब विषय का प्रतिपादन करना है। ऐसे विषय को लेकर 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में हम सब लोग कार्यक्रम करना है। इसी उद्देश्य को लेकर आज मैं छुरिया मंडल में बैठक लेने आया था। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां करीब 6 घंटे तक पंडिरी थाना का घेराव करने वाले भीम आर्मी के सदस्यों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि भीम आर्मी ने भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने बिना अनुमति के प्रदर्शन किया, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी कार्य है। और उस पे काफी देर तक रोड जाम करके बैठा गया था, उस पे अपराध कायम किया गया। जी, थाना पंडरी में मानव अधिकारों का हनन को लेकर के भीम आर्मी द्वारा एक प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था, जिसमें उन्होंने थाना घेराव की कोशिश की और जिसमें बड़ी संख्या में आकर के जो पंडरी थाने के का सामने जो मेन रोड है वहाँ पर उन्होंने यातायात को अवरुद्ध किया। इसमें संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जहाँ पर इनके विरुद्ध एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अगली खबर सोनभद्र से है, जहां नदियों का अस्तित्व बस कुछ ही सालों में खत्म होने की कगार पर है। बता दें, ओबरा तापिया बिजली परियोजनाओं से निकलने वाले कचरे का विस्तारण सीधा रेणुका नदी से करवा दिया जाता है, जिससे शहर में कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है। गौरतलब है कि संस्थान सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट ने 22 फरवरी 2015 को किए गए सर्वे के राज्य सरकार की ओबरा परियोजनाओं को प्रदेश का सर्वाधिक प्रदूषण केंद्र बताया गया था। इसके बावजूद भी स्थिति सुधरने की बजाय अभी भी बिगड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य की नगर निगम लिमिटेड जो आपको बड़ा में चाहिए है, बस निकल रहा है, उसको फिल्टर नहीं निकल रहा है। जब ये डैम बनाया गया है, बिना फिल्टर के पानी की जरूरत नहीं है। आपका विधान सुना नहीं, उसके लिए कार्रवाई हो रहा है। उसको एश डैम का भी जो है कि टेंडर हो गया है, एश डैम वहाँ बन रहा है। जो हमारा सी प्लांट जो बन करके तैयार हो गया है, एश डैम उसके लिए राखी गिराने के लिए वहाँ एश डैम तैयार हो रहा है। और बीच में जो है कि पाइप टूट जाने के कारण जो है कि किसानों की जमीन में आ गया था, उसको सही करा करके वहाँ वो एश डैम में डाला जा रहा है। नाला बना के रेणुका नदी में गिराया जा रहा है, तो पाइपलाइन लगी हुई है। ठीक है, उसको हम दिखवा करके उसको सही कराने का काम करेंगे। जो ऐसे से जो निकल रहे हैं पावर प्लांट से, वो गिराए जा रहे हैं। सामने कुछ ऐसी चीजें आई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कभी कभी प्लांट में कोई दिक्कत होती है तब ऐसा होता है। क्या मामला आपके द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? एक्चुअली में हमारे यहाँ 2 प्लांट चल रहे हैं, अंतरा ओबरा बा और ओबरा सा। दोनों की राख चकारी यश बंद में जा रही है पानी के माध्यम से, और वहाँ से उस पानी को हम वापस AWRS पंप हाउस के थ्रू प्लांट में वापस लाके दोबारा उपयोग करते हैं। इस तरह का कोई प्रकरण हमारी नॉलेज में नहीं आया है। और अगर कहीं से पानी की पाइपलाइन कोई लीक हो रही है या कोई कहीं टैंक से पानी जा रहा है, तो उसको हम चेक करवा के दुरुस्त करवाएंगे। और बाकी कोई अगर आपके पास कोई इस तरह की जानकारी मिलती है, आप हमें बताएं, उसको हम अपनी टीम के थ्रू दुरुस्त करवाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।